आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, जेई हो या आपका कोई भी एकेडमिक बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा और कैसे शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेटा इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। तो लेट्स स्टार्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम किसको डी एंड एफ ब्लॉक बोलते हैं। डी और एफ ब्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा? आप कहते हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में एंटर करता है तो उसको आप कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ सबसेल में एंटर करता है तो आप कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आप उसी ब्लॉक का एलिमेंट बोल देते हैं। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स बोला जाता है इनको। तो वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ये सारी बातें डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल, कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। और अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है देन इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। डी में एंटर करता है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, पी में एंटर करता है तो पी ब्लॉक होगा बेटा, एफ में एंटर करता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आपको आना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और अगर डी सबसेल में एंटर करता है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे आपने कह दिया स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, आप बाउ प्रिंसिपल के रिगार्डिंग आपने पढ़ा हुआ है इसको। आप कहेंगे साहब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक 20 हो गया। और लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए इंटर हो रहा है 3d1 में। तो जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d1 में इंटर हो रहा है तो आपने इसको कह दिया डी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैटेगराइज कितने ग्रुप में किया गया है। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर पीरियोडिक टेबल में आप पोजीशन देखो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस होते हैं बेटा ग्रुप नंबर, समझिएगा ग्रुप नंबर कहाँ से, 3 to 12। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन होती 3 से 12 तक, यानी ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक में डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। और इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है कौन सा, एक तो कहते हैं आप 3D सीरीज, समझिएगा 3D सीरीज, 3D सीरीज एलिमेंट, इसको आप बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब क्वेश्चन ये है इनको ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला गया, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जिन एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन होता है, अगर आप ट्रांजिशन पढ़ें तो आप कहते हैं डी और डी ट्रांजिशन। आपने पढ़ा होगा कौन सा, T2G ग्रुप एंड EG ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन T2G और EG ग्रुप में ट्रांजिट होता है तो ऐसे एलिमेंट्स को आप बोल देते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो चूंकि इन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होते हैं फ्रॉम T2G टू EG या EG टू T2G, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर। तो जहां पर डी ट्रांजिशन होता है उन एलिमेंट्स को आप बोल देते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो एक बात, एक चीज और यहां पर समझ लीजिए, वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जरा समझिएगा। इफ आप ऐसे कह सकते हो द एलिमेंट्स in which ground state or
एनी है भाई, ये एंगल लिख गया ना, ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव unpaired electron, then it is called ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर ट्रांजिशन हो सकता है, डीडी ट्रांजिशन हो सकता है, और डीडी ट्रांजिशन होगा तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो आपने ये बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है ट्रांजिशन सीरीज में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे कैटेगराइज किया गया है, आइए बात करते हैं हम लोग। देखो बेटा, हम लोग बात करते हैं पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सा है? इसको हम लोग बोल देते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज जरा समझिएगा। तो अब 3D सीरीज का एलिमेंट देखेंगे कौन कौन सा होता है। आइए देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। यानी ये सीरीज जो स्टार्ट होती है बेटा, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30। 10 एलिमेंट होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो, सेकेंड हो, थर्ड हो और फोर्थ हो, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज देखोगे तो दे हैव 10 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम से जिंक तक, और अब एटॉमिक नंबर देखोगे तो इसका 21 to 30। तो इस सीरीज को बेटा हम लोग याद कैसे करेंगे? याद करने का फ्रेम बहुत सारे आप लोग देख चुके हैं, कैसे भी याद कर सकते हो। और इसमें एक मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, क्या कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। याद कर सकते हो सकता है आपको याद भी हो, बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, बच्चे अपने अपने तरीके से याद करते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा 4D सीरीज। 4D सीरीज है ये, राइट। 4D एलिमेंट्स हैं। ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जरा समझिएगा। यट्रियम वाई, जर्कोनियम ZR, नियोबियम NB, मोलिब्डेनम MO, टेक्नीशियम TC, रुदेनियम RU, रेनियम RH, पैलेडियम PD, सिल्वर AG और कैडमियम CD। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हो गया। इसको कैसे याद करते हैं हम लोग? इसको याद करेंगे बेटा, आप कहेंगे यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई। हो सकता है आपके पास दूसरी फ्रेज हो, दूसरी राइम्स हो, याद कर सकते हो। तो आप इस तरह से इसको आपने याद कर लिया, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई। तो 4D सीरीज एलिमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 39 to 48। आप एटॉमिक नंबर इनका बना सकते हैं 39 to 48। आइए बात करते हैं हम लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बेटा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सा है जरा समझिए। यानी 3D सीरीज, 4D 5D सीरीज होगा बेटा। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, TS लिख दिया मतलब ट्रांजिशन सीरीज है। इसको हम लोग बोलते हैं 5D सीरीज। 5D सीरीज है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको एलिमेंट्स को याद करना जरूरी होता है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैसे भी बात करते हैं, कौन सी सीरीज है ये आता है लेंथेनम से स्टार्ट होता है बेटा। एटॉमिक नंबर है इसका 57। लेंथेनम है, हॉफनियम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, रेनियम है बेटा। RE होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, RE होगा। रेनियम, ऑस्मियम,
इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, राइट। तो ये हो गया 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कह सकते हैं आप इसको। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम होता है 57, यानी आप इसको कहेंगे एटॉमिक नंबर होता है इसका 57, और 57 के बाद यहाँ हॉफनियम हो जाता है 72, यानी 57 के बाद आता है बेटा 72, और इसके बाद आता है लास्ट में 80, यानी मरकरी जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। तो 57 और 72 टू 80 ये 10 एलिमेंट हैं। तीनों ट्रांजिशन सीरीज में बेटा आप देखोगे कि देयर आर 10 एलिमेंट्स इन ट्रांजिशन सीरीज, राइट। तो अब जैसे आपने दो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स याद किए हैं, वैसे इस सीरीज के एलिमेंट को भी आप याद कर सकते हो। और वो कैसे याद करेंगे? ला, हफ्ता, वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। तो किसी के साथ रहना है, कोई इरिटेटिंग पर्सन है, उसके साथ रहिए और पागल हो जाइए, अगर अदरवाइज हफ्ता वसूली दीजिए। तो देखिए बेटा, ये तो एलिमेंट याद करने का तरीका हो गया। ये 3 ट्रांजिशन सीरीज हैं, लेकिन आप अगर अपने एग्जाम की बात करोगे तो एग्जाम में बेटा सिर्फ आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही सिलेबस में आती है, लेकिन क्वेश्चंस आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों से पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप में से किसी से भी पूछा जा सकता है, लेकिन डिटेल स्टडी आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज है। तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं आगे की ओर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला टॉपिक आता है। आइए देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, जरा समझिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑलरेडी क्लास 11 में सीख चुके हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन सा होता है? n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। देखिए, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है, और वो है, आपको बता दें, एटॉमिक नंबर। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर है बेटा 46 पैलेडियम, 46 पैलेडियम। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आए तो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़रूर याद करना है, ज़रूर याद करना बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइए, सीखिए, अच्छी बात है, लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर याद करिएगा। कौन कौन से हैं आपको मालूम है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम है, राइट। सेकेंड ट्रांजिशन, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपने देखा क्रोमियम होगा, जो एक्सेप्शनल केस मिलेगा। और यहाँ पर कॉपर होगा, जो एक्सेप्शनल केस में आएगा। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में बेटा आपको पैलेडियम से लेकर के कैडमियम तक याद करना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है पैलेडियम का। और लास्ट में आप देखिए यहाँ पर प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद करिएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। दूसरी चीज़ एक और बता दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जिंक, समझिए ज़रा, एक मिनट बेटा। हाँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, these elements are not considered as transition element. They are not considered as transition element, यानी इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। क्यों? अभी आपने बताया, जहां पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो, या जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके ग्राउंड स्टेट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें, कैडमियम की बात करें, मरकरी की बात करें, तो इनके न तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही इनके किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
डी ब्लॉक एलिमेंट हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्यों? जैसे जिंक देखते हो आप, क्या हो जाता है, जिंक हो जाता है 3D10 और 4s2। मैं सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार बना के दिखाता हूँ, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते हो। आइए देखिए, ये सीरीज लिखी हुई है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। बेटा जरा समझो, एटॉमिक नंबर सबके पता ही है आपको, इसी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चल रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार थोड़ा इस जगह मिल जाए हमको, फिर लिखता हूँ मैं। ठीक है, आइए देखिए, चलो बेटा, स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटा, 21, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29 एंड 30। तो यहाँ पर जब आप एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, मैं इसका लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे AR, क्लोज सेल है, 3D1 4s2। अब देखिए डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा D2 4s2 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा D3, यहाँ हो जाता है D5, होना चाहिए आप 3D5 और 4s1 हो जाता है बेटा, राइट। यहाँ पर हो जाएगा D5 और 4s2, 3D5 होता है, ठीक है ना, सब में 3D लगा रहेगा बेटा, ये 3D लगा रहेगा, क्लियर। आयरन में हो जाता है 3D6 4s2, क्लियर, ये आयरन है गया। कोबाल्ट लिखोगे आप तो हो जाएगा D7 3D7, निकल हो जाएगा 3D8, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3D10 4s1, और जिंक हो जाता है 3D10 4s2। देखिए, तो यहाँ पर अब देखिए, इस डी स्टेट में जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है डी सबसेल में, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, क्लियर। अब देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, इसमें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आप ऐसे बना सकते हो। थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसमें ज़्यादा है, आइए देखिए कैसे, समझिए ज़रा। इसका एटॉमिक नंबर होता है, आपने बताया 39 से स्टार्ट हो रहा है, तो 39, राइट, 40, 41। मैं इसको अलग लिख लेता हूँ बेटा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ इसको। आइए देखिए, समझिए ज़रा। सही है, आपने कहा यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम आएगा बेटा पहले, हाँ, टेक्नीशियम, यहाँ पर आएगा, देखिए, तो ये यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, इनके किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आइए देखिए। ये गड़बड़ हो रहा है यार कुछ, देखो बेटा फिर से समझो, समझिए। रुदेनियम, रेनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। आइए देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इनके एटॉमिक नंबर आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे। इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 39 से स्टार्ट हो रहा है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39 से 48 तक। ये हो गया सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। अब आप करोगे क्या जिसमें, ये 39 हो गया, 3D नहीं है। अब जरा समझिए, चूंकि ये 4D सीरीज एलिमेंट है, इसमें आप क्या लिखोगे, क्रिप्टॉन, जरा समझिएगा, क्रिप्टॉन के आर 36 यही हो गया, 3 बचा, आप लिखोगे 4D1 5s2, जरा समझिएगा, राइट। यहाँ पर लिख देंगे आप क्रिप्टॉन 4D2 5s2, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्लियर। तो इसमें आप देखोगे थोड़ा सा स्पेशल केसेस कॉन्फ़िगरेशन आता है, ऐसे जब आप 46 के बनाओगे तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, तो लिखोगे, इसके बाद आ जाता है बेटा यहाँ पर 4D10 5s0,
ये स्पेशल केस आ जाता है, राइट। और यहाँ पर सिल्वर का आ जाता है, क्रिप्टॉन रहेगा 4d10 5s1, कैडमियम आ जाता है 4d10 5s2। तो इस तरह से आप देख रहे हो एक्सेप्शनल केसेस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हैं उनको आपको याद रखना है, राइट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना आपने, और इनके स्पेशल केस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है किस पर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पर, राइट। आइए हम लोग बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, इनकी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बेटा, यानी किस तरह से एटॉमिक रेडियस वेरी करता है, क्या होता है एटॉमिक रेडियस ट्रांजिशन सीरीज के लिए, राइट। जरा समझिए किसको कहते हैं रेडियस हम लोग। अगर एटम की रेडियस की बात करोगे आप तो कहते हैं साहब ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये फर्स्ट सेल हो गया, राइट। ये सेकेंड सेल हो गया, ठीक है ना, सेल अटैच नहीं दिख रही, राइट। तो न्यूक्लियस से ध्यान रखिएगा इस बात को, एटम की स्ट्रक्चर अच्छी सी नहीं बनी है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो न्यूक्लियस से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, क्लियर। तो रेडियस को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो दो फैक्टर हैं। एक तो फैक्टर होता है शील्डिंग इफेक्ट और एक फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा हम लोग इस रेडियस को पढ़ें, यानी आप कहते हैं कि रेडियस, कौन सी रेडियस? एटॉमिक रेडियस। जो एटम की रेडियस हो गई, यानी एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। और दूसरा एक फैक्टर होता है बेटा एटॉमिक रेडियस को जो अफेक्ट करता है, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। जरा समझिएगा, शील्डिंग इफेक्ट, ये दो फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। और ये दोनों फैक्टर इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस का रेगुलर वेरिएशन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा इरेगुलर वेरिएशन है। जब आप स्कैंडियम से जिंक की ओर मूव करते हैं पर्टिकुलर सीरीज में, तो एटॉमिक रेडियस बेटा पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ग्राफ यार सही नहीं बनता भाई, देखिए इनका ग्राफ जो बनता है रेडियस का, वो कुछ इस तरह से बनता है बेटा। पहले रेडियस डिक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, और फिर स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी एंड ऑफ द सीरीज में। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इरेगुलर, जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यहाँ पर हम रेडियस को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। आइए देखिए जरा, क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैसे ये रेडियस को अफेक्ट करती है। क्योंकि जब तक बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप रेडियस को नहीं समझ पाओगे, और इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अदर प्रॉपर्टीज भी इससे अफेक्टेड होंगी। जरा समझिए क्या है। आपने कह दिया ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। इन सभी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जरा समझिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इन सभी सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पर बेटा आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। इस बात को समझिए कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और रेडियस की डेफिनेशन आपने बताई, न्यूक्लियस से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस होती है, राइट। अब जरा समझिए, न्यूक्लियस ने जितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लगाया उतना ही फोर्स लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर भी लगाएगा। लेकिन क्या फोर्स इक्वल लग पा रहा है? तो आप कहेंगे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? उसका दो रीजन है। एक तो डिस्टेंस है,
और दूसरा रीजन है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, सेम चार्ज है, रिपल्सन भी होगा, जरा समझिएगा। तो इसकी वजह से जितना फोर्स इसका चार्ज था, न्यूक्लियर चार्ज था, वो पूरा न्यूक्लियर चार्ज इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो इसके रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में कमी हो रही है, राइट। तो रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए जरा। रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके अट्रैक्शन में? न्यूक्लियस और लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन में। तो न्यूक्लियस और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन में कमी हो रही है, कमी कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई? कमी प्रोड्यूस कर रहे हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कमी प्रोड्यूस कर रहे हैं अट्रैक्शन में, उसी रिडक्शन को क्या बोल देते हैं? रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब जरा आप समझिएगा, यानी जैसे जैसे अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, क्या होगा? न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि रिपल्सन बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जरा समझिएगा, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा अंदर वाले सेल में, वैसे क्या होगा? न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में कमी होगी, और अट्रैक्शन में कमी होगी तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब रेडियस बढ़ रही है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ एक्चुअल अट्रैक्शन या एक्चुअल चार्ज, इफेक्टिव चार्ज अफेक्ट बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के द्वारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअल में इफेक्टिव कितना चार्ज है, इसको हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और ये फार्मूला होता है बेटा क्या? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z एक्चुअल माइनस सिग्मा। आप जरा समझिएगा, फिर से देखिए एक बार। अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन में कमी होगी। अट्रैक्शन में कमी होगी तो न्यूक्लियस दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो रेडियस बढ़ेगी। और अगर अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो न्यूक्लियस का और आउटर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बेटा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगी। अब जरा हम लोग बात करते हैं इस बात को, ये तो हो गया शील्डिंग इफेक्ट, इसको शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हैं, या दूसरा नाम होता है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। राइट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जरा समझिएगा, आपने क्या कह दिया, जब हम मूव करते हैं स्कैंडियम से जिंक की ओर, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या देखा कि स्कैंडियम में होता है 3d1, फिर 3d2, फिर 3d3, 3d5, 3d5, राइट। तो ये डी में जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जरा समझिएगा इस बात को, एक बार फिर से समझिए ध्यान से। और शील्डिंग इफेक्ट का जो आर्डर होता है डिफरेंट सबसेल का, सबसे ज्यादा आर्डर होता है एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स का, स्क्रीनिंग इफेक्ट आर्डर, रिपल्सन आर्डर। इसके बाद होता है पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन का, फिर डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन का, और सबसे कम होता है, पुअर शील्डिंग होती है एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन्स का। जरा समझिएगा, ये है शील्डिंग इफेक्ट। तो सबसे स्ट्रांग उसका होता है एस इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में होगा। उससे कम होता है पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन का, उससे कम होता है डी सबसेल का। अब हम लोग बात करते हैं स्कैंडियम से जिंक की ओर जब जा रहे हैं तो हो क्या रहा है। आइए देखिए, आपने कह दिया साहब ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। बेटा 3D यहाँ बैठा हुआ है और 4S यहाँ है, जरा समझिएगा।
तो जब 3D यहाँ है, जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की ओर मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्कैंडियम से जिंक की ओर मूव करने पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है डी में, यानी इनर सेल के डी सब सेल में। जरा समझिएगा, इनर सेल के डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंटर हो रहा है। तो न्यूक्लियस का, जरा समझिएगा, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वर्क कर रहा है। तो जब हम स्टार्टिंग सीरीज में चलते हैं तो इनर सेल में डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। आपने कह दिया D1, D2, D3, D5। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें आप देखोगे तो धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ रहा है। यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में डी में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा। यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज के स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव क्या होता है, डोमिनेट होता है बेटा। जेड इफेक्टिव डोमिनेट होता है किस पर, डोमिनेट ओवर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहां तो बेटा आपको दिखेगा नहीं, एक मिनट रुको। जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स ओवर शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, क्योंकि डी में अंदर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन है, चार है, स्टार्टिंग में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब हम मिड ऑफ द सीरीज में जाते हैं, सीरीज के मिड में जाते हैं, तो इसका रिपल्सन पावर और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर दोनों काउंटर बैलेंस हो जाता है। यानी जितना अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है उतना ही क्या होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होती है, काउंटर बैलेंस हो जाती है। कहाँ पर, एट द मिड ऑफ द सीरीज। तो सीरीज के मिड में जब अट्रैक्शन और रिपल्सन काउंटर बैलेंस हो जाते हैं तो रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। रेडियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट द मिड ऑफ द सीरीज, राइट। तो जब रेडियस कांस्टेंट हो गई बेटा तो आपने क्या किया, इसीलिए कहा स्कैंडियम से चलते हैं तो स्कैंडियम से वेनेडियम तक डिक्रीज होती है, डिक्रीज होगी। क्रोमियम से चलेंगे आप कॉपर या निकल तक तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिखाई पड़ेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी बेटा, लगभग कांस्टेंट होगी। लेकिन जैसे ही आप कॉपर से जिंक की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ऐसा है क्यों कि बिगिनिंग ऑफ द सीरीज में जेड इफेक्टिव डोमिनेट हो रहा है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट हो रहा है, राइट। यहाँ पर जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग दोनों काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, यानी जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, इक्वल लगभग हो गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है बेटा, राइट। जब शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है तो वहां पर रेडियस स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। सो इन दिस वे आप देख रहे हो किस तरह से ट्रांजिशन सीरीज में रेडियस का इरेगुलर वेरिएशन हो रहा है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं सीरीज में तो पहले रेडियस क्या होती है, रेडियस पहले डिक्रीज होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे मिड ऑफ द सीरीज में पहुंचते हैं तो रेडियस क्या होती है, रेडियस कांस्टेंट हो जाती है और एंड ऑफ द सीरीज में रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ये तो हो गया आपने बात की जब सीरीज में मूव करते हैं। अगर हम बात कर लें 3D से 4D में आते हैं, 3D टू 4D यानी ग्रुप में मूव कर रहे हैं ऊपर से नीचे, 3D टू 4D, 4D से 5D में आते हैं, तब रेडियस में कैसा वेरिएशन होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो 3D से 4D में मूव करेंगे, 4D से 5D में मूव करेंगे तो रेडियस कैसे चेंज होती है, इसकी बात हम लोग करते हैं। जब आपने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसमें देखा है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। तो ग्रुप में यहाँ पर थर्ड सेल है, फिर फोर्थ सेल आ जाएगी, फिफ्थ सेल आ जाएगी। इस तरह से आप देखोगे तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। आपने कह दिया साहब स्टार्टिंग में क्या थी, फर्स्ट सेल थी, फिर क्या हो गई, दो सेल आ गई, फिर तीन सेल आ गई। चूँकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से क्या होता है, रेडियस बढ़ती है। ये ग्रुप में हम लोगों ने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो क्या ट्रांजिशन सीरीज में भी ऐसा इफेक्ट होता है,
क्या ट्रांजिशन सीरीज में ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस इंक्रीज होती है? तो बिल्कुल होती है, जरा समझिए। 3D से 4D में यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आप मूव करोगे तो रेडियस बढ़ेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप 4D से 5D में आते हो तो 4D में है बेटा फर्स्ट एलिमेंट यट्रियम, 5D में फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यट्रियम से लैंथेनम में जब हम आते हैं, यट्रियम से लैंथेनम में आते हैं तो रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है, राइट। सेकेंड एलिमेंट 4D सीरीज का होता है जर्कोनियम। जर्कोनियम से आपने मूव कर दिया कैडमियम की ओर, और यहां पर आता है हाफनियम। हाफनियम से मूव कर दिया आपने कहां पर? मरकरी की ओर। जरा समझिएगा। तो 4D से 5D में आने पर एट्रियम से लैंथेनम में रेडियस इंक्रीज होती है, लेकिन जर्कोनियम से जब हाफनियम में आते हैं तो रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है। ऐसा हुआ क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा कि यट्रियम से लैंथेनम में आने पर तो बढ़ रही है, ग्रुप चेंज होने पर ग्रुप चेंज हो रहा है, पीरियड चेंज हो रहा है। ये आपका 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। यहाँ पर आप कह रहे हैं साहब ये कैडमियम से मरकरी आने पर बढ़ रही है, लगभग रेडियस बराबर हो जा रही है। तो यट्रियम से लैंथेनम में इंक्रीज हो रही है, लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम में आने पर, कैडमियम से मरकरी आने पर, या किसी भी बीच में आने पर रेडियस क्या हो रही है? लगभग बराबर हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आइए हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस करते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस करने के लिए हम लोगों को एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, राइट। आइए समझते हैं जरा। 5D सीरीज है, राइट। 5D सीरीज एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है आपको मालूम है? लैंथेनम से स्टार्ट होता है, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे एटॉमिक नंबर होता है 57, हाफनियम होता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 8, 79 एंड 80। इन्हीं बीच में अगर आप देखें 57 से लेकर के 72 के बीच में यहाँ पर 14 एलिमेंट आ रहे हैं बेटा। ये 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ रखे होते हैं, जिसको आप कहते हो 4F सीरीज या F ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से 2 टेबल बनी होती है। तो इसमें जो होता है यहाँ पर ये आता है 14 एलिमेंट, जिसको आप कहते हैं 4F सीरीज, राइट। तो अब होता क्या है यहाँ पर, ये जो एटॉमिक नंबर 57 है, जरा समझिएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए आप लैंथेनम का, तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो लिखा जाएगा, क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जरा समझिएगा। क्या लिखेंगे आप? ज़ीनॉन, राइट, 54। इसके बाद आ जाता है 5D1 और 6S2, ये इसका एटॉमिक नंबर होगा 57। लैंथेनम के बाद आता है हाफनियम, जरा समझिएगा। हाफनियम होता है 72, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो आता है 4F14, 4F14, 5D1, सॉरी 5D2 और 6S2। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर आपने क्या बता दिया कि ये हाफनियम है, यहाँ पर 4F आ गया। यही आपको इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है। क्या है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? देखिए बेटा, आपने कहा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये न्यूक्लियस है, राइट, पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज योर सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सिक्स्थ ऑर्बिट। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने बताया इसमें कि ये सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हैं, सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हैं।
6s2 यहाँ पर है, 6s2 यहाँ है। लेंथेनम में आप देख रहे हो कि 5d 6s है, 5d यानी 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? जब आप लेंथेनम से हाफनियम की ओर मूव करते हैं बेटा, तो 57 के बाद 72 आता है, डायरेक्ट 72 आता है। यानी यहाँ बीच में 14 एलिमेंट ये आ गए लेंथेनाइड सीरीज के। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 4f आ गया। जरा समझिएगा, 4f 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेंथेनम से हाफनियम में मूव करने पर 4f के 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इनर सेल में आ गए, अंदर वाले सेल में आ गए। राइट? जब अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपको मालूम है अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। और चूंकि ठीक इसी समय न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ गए, 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़े, पॉजिटिव चार्ज है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेकिन ठीक उसी समय 4f सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल में यहाँ इंटर हुए हैं, तो इसका रिपल्सन बढ़ना चाहिए, रिपल्सन बढ़ना चाहिए। आपको मालूम है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर होती है, यानी इट शोज पुअर शील्डिंग। जरा समझिएगा, पुअर शील्डिंग का मतलब ये हुआ कि जिस फोर्स से इसको रिपेल करना चाहिए 6s इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को, उस फोर्स से रिपेल नहीं कर पाता है। क्यों? कि बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल, कॉम्प्लिकेटेड साइज है, बड़ा साइज है इसका, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन इस 4f सेल में है, सब सेल में है, उसका रिपल्सन पावर कम होता है। न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ गए, इसका अट्रैक्शन पावर इंक्रीज हो गया। तो बेटा जब लेंथेनम से हाफनियम में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस बढ़े तो उसका अट्रैक्शन पावर एबनॉर्मली बढ़ गया। लेकिन 4f में इलेक्ट्रॉन इनर सेल में बढ़ने से जो उसका शील्डिंग होना चाहिए उस चार्ज के प्रति, वो शील्डिंग नहीं हो पाती है, शील्डिंग वीक होती है। तो रिजल्ट क्या होता है, ये न्यूक्लियस इस आउटर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, और जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो रेडियस क्या होगी, रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बेटा। राइट? इसी को हम बोल देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? तो होता क्या है, जरा समझिए, इसको फिर से लिख देते हैं हम लोग कि when we move from lanthanum to hafnium, 14 electron enters in 4f subcell. 4f subcell having poor shielding, इसकी शील्डिंग पुअर होती है। राइट? 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर हो गई। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, 14 प्रोटॉन increase in the nucleus, इसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, ड्यू टू विच एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एबनॉर्मली बढ़ जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इनर सेल में 4f सब सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसका शील्डिंग पावर कम होता है, लेकिन न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ जाने से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एबनॉर्मली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसका जो साइज है वो एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाता है, रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हम लेंथेनम से हाफनियम में जाते हैं तो रेडियस एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, कि जब हम 4d से 5d की तरफ मूव करते हैं, यानी 5th ग्रुप से 6th ग्रुप में मूव करते हैं, तो यट्रियम से लेंथेनम में रेडियस बढ़ती है,
यट्रियम से लैंथेनम में रेडियस बढ़ती है, लेकिन जब हम जर्कोनियम से हाफनियम की ओर मूव करते हैं, तो रेडियस लगभग कॉन्ट्रैक्ट होकर के बराबर हो जाती है। इसी को हम लोग बोल देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो रेडियस डिक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।